हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। चलिए सर, आज क्या करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इंटर के मैंने 8 लेक्चर्स तक ऑलरेडी अपलोड है। ठीक है, अच्छे से देखा करो, आपने अच्छे सब समझ भी आ रहा होगा। कोई भी डाउट होगा पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं। आज हम अपने इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। सर बहुत बढ़िया चल रहा है। देखो लॉ में क्या है ना, बस मैं ये बोलूँगा, सिलेबस को पकड़ के रखना सर। सिलेबस आपका कभी भी छूटा आपको दिक्कत आना स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो सिलेबस को पकड़ के रखना, मैं यही बोलूँगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं। सर आज याद रखना, आज होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? क्योंकि इसमें अमेंडमेंट है। क्या सर? इसमें अमेंडमेंट है। और जहां पे अमेंडमेंट आ गए, समझ जाना टॉपिक बहुत हाईली इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अमेंडमेंट कवर करना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और आपके प्रैक्टिकल एक्सपोजर से भी अमेंडमेंट कवर करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर क्या पढ़ाने वाले हैं आज? एक सेकंड सर, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है सर, आज स्टार्ट करने वाले हम लोग सेक्शन नंबर 2, क्लॉज 62। सर ये क्या है? सब तो फिर डेफिनेशन वाले पैटर्न पे आ गए फिर से। हाँ क्योंकि मैंने उसको वहां नहीं पढ़ाया था, क्योंकि मैंने उसका वेट यहाँ कर रहा था। मैंने डेफिनेशन में आपको ओपीसी नहीं पढ़ाया था सर, ओपीसी। ठीक है सर, मैं आपको डेफिनेशन में क्या नहीं पढ़ाया सर? ओपीसी नोन एज वन पर्सन कंपनी। ओके पीपल, ओपीसी वन पर्सन कंपनी। ठीक है, तो 2 क्लॉज 62 डिनोट्स ओपीसी, दैट इज वन पर्सन कंपनी। सर यहां पे मैं एक क्वेश्चन में मैं इसको लूंगा। ठीक है, अब मेरे को आंसर देना। हु कैन इनकॉर्पोरेट, हु कैन इनकॉर्पोरेट ओपीसी? मैं सिंपल बोलूं, हु कैन स्टार्ट ओपीसी? कौन ओपीसी चालू कर सकता है, कौन ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता है? आज मेरे को मन है ओपीसी बनाने का। क्या मैं ओपीसी कंपनी कर सकता हूं सर? वन पर्सन कंपनी मतलब एक मेंबर। क्या मैं कर सकता हूं? लेट्स सी, देखते हैं। चलो बच्चों आप सोचो, हु कैन इनकॉर्पोरेट ओपीसी। अगर आपने फाउंडेशन डेज में पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा, अदरवाइज मैं तो हुई यहाँ, अपन यहाँ है तो टेंशन किस बात की। ठीक है, देख लेंगे, कोई भी टॉपिक होगा देख लेंगे आराम से। सर सर नेचुरल पर्सन, सब बताऊंगा आराम से। प्लस सर, और भारत माता की जय, इंडियन सिटीजन। प्लस सर अमेंडमेंट आने वाला है, रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। ये सर है अमेंडमेंट, ग्रीन कर लेना, इसको लिखना तो आराम से, देखो आराम से लिख लिख के पढ़ेंगे ये आपका अमेंडमेंट है। ठीक है, अमेंडमेंट लिखना है इसको। ठीक है सर, इसको ऐसे लिखो और भी और क्लियर कर देते हैं। shall be eligible to form OPC। ठीक है, shall be eligible to form OPC and also to become। सब बताऊंगा आराम से। देखो आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा जाने वाला है, इसलिए पेशेंस से पढ़ना, आराम से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इंपॉर्टेंट है। सर मैंने क्या बोला, हु कैन इनकॉर्पोरेट ओपीसी? तो सर 3 कंडीशन। सर एक बात याद रखना, एग्जाम में आपको एंड और का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ एंड, यहाँ लिखा एंड, मतलब सर क्यूमुलेटिव तीनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तभी वो पर्सन ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता है। मतलब सर वो होना चाहिए नेचुरल पर्सन। मतलब सर वो कोई कंपनी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये नहीं बोल सकते रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड ने ओपीसी इनकॉर्पोरेट किया। ठीक है, पर्सन मतलब क्या हुआ, मिस्टर साहिल ने ओपीसी इनकॉर्पोरेट किया, मिस्टर कुंदन ने ओपीसी इनकॉर्पोरेट किया, मिस्टर श्याम ने इनकॉर्पोरेट किया ओपीसी, या मान लो मिसेस रागिनी ने इनकॉर्पोरेट किया ओपीसी। ये सारा स्टूडेंट्स का नाम ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया, आपने और भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या किया, ओपीसी इनकॉर्पोरेट किया। परफेक्ट। तो सर क्या कोई नेचुरल पर्सन ही ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता है? यस। तो सर ये बोल सकते हैं रिलायंस कंपनी ने एक ओपीसी इनकॉर्पोरेट किया? बिल्कुल नहीं। तो सर याद रखना, नेचुरल पर्सन ही ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता है। ठीक है, अभी और अच्छे से देखेंगे। सर ये क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन। अब ये बंदा है साहिल,
ये नेचुरल पर्सन फर्स्ट सेटिस्फाइड। ये क्या है, इंडियन सिटीजन, ये रहता है दिल्ली में, इंडियन सिटीजन, यहीं पे पला बड़ा, जन्म यहीं पे हुआ, यस सेटिस्फाइड। अब ये क्या है, रेसिडेंट इंडिया, अब ये जन्म लिया यहाँ पे और वो भाग गया बाहर जर्मनी रहने के लिए, तो वो हो गया एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन हो गया। तो क्या वो ओपीसी बना सकता है? इस पे आएंगे थोड़ा देर में। तो देखो पहले दो याद रखना, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे आराम से आएंगे। तो ये तीनों देखो होना चाहिए रेसिडेंट और अदरवाइज, ये अदरवाइज है ना, इस पे पूरी कहानी है, अमेंडमेंट है, ये नया लाया गया, तो इस पे पूरी कहानी है, इसको देखेंगे आराम से। तो ये क्या हो सकते हैं, ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाइड हो तो शैल बी एलिजिबल टू फॉर्म ओपीसी एंड नॉमिनी। तो ओपीसी बनाने के लिए वो मेंबर लाइबल एलिजिबल होगा, और साथ साथ अगर ओपीसी में नॉमिनी होता है ना, उसके लिए भी कंडीशन अब सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, ठीक है सर। अब आराम से एग्जांपल्स को क्लियर करते हैं सर। सपोज एक सेकेंड, ठीक है सर। सर सपोज क्रिस गेल पता है सर किसके लिए खेलते हैं, RCB, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ये 4 to 6 months थे इंडिया में। क्या ये ओपीसी रजिस्टर कर सकते हैं, हाँ या ना? सोच के आंसर देना, हाँ या ना। 4 से 6 महीने ये इंडिया में थे, क्या ये ओपीसी रजिस्टर कर सकते हैं, हाँ या ना? आपका आंसर आना चाहिए बड़े बड़े शब्दों में सर, नो। क्यों सर? क्यों? क्योंकि पहला कंडीशन याद रखना, नेचुरल पर्सन तो है, क्रिस गेल इज यस नेचुरल पर्सन, बट ही इज नॉट इंडियन सिटीजन। सर वो भारत का नागरिक नहीं है, वो वेस्ट इंडीज का नागरिक है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे ये ओपीसी क्रिएट नहीं हो सकता, बिकॉज नॉट इंडियन सिटीजन, ठीक है। तो याद रखना तीनों कंडीशन है सर, एंड और में डिफरेंस याद रख लो, बहुत एग्जाम में फंसता था मैं भी एंड और में। यहाँ पे तीनों साथ में सेटिस्फाइड होगी तभी वो बंदा ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता है, ओपीसी में एक मेंबर ही होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे क्या है, मिस्टर क्रिस गेल भले वो 4 से 6 महीने इंडिया में, वो चाहे इंडिया में न्यू दिल्ली में ओपीसी इनकॉर्पोरेट करना चाहते, कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंडियन सिटीजन नहीं है। ओपीसी इनकॉर्पोरेट करने वो मेंबर इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है सर। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये सब है ना फैक्ट चेक करते चल रहे हैं, ठीक है। रिलायंस लिमिटेड वांट्स टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी, क्या कर सकता है या नहीं? आप आंसर दीजिए, क्या रिलायंस एक इनकॉर्पोरेट कर सकता है ओपीसी? आपका आंसर क्या आएगा? सोचो सोचो बच्चों, सब बड़े बड़े शब्दों में आएगा नो। क्यों? बिकॉज रिलायंस इज नॉट, क्या सर? देखो सब बताऊंगा, नेचुरल पर्सन सर, नेचुरल पर्सन, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, मैंने बताया था टॉप क्लास में। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल पर्सन एंड नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन इज रियल वाला रोज, आर्टिफिशियल पर्सन इज डुप्लीकेट वाला रोज। तो वैसा ही कंपनी क्या होता है, कंपनी सर ये क्या है, रिलायंस एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो आर्टिफिशियल पर्सन कोई ओपीसी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता है, तो रिलायंस इज नॉट इनकॉर्पोरेट ओपीसी बिकॉज ये आर्टिफिशियल पर्सन है। परफेक्ट। तो देखो ये सारे आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं, ये सारे आपके कंसेप्ट चेक हो रहे हैं। तो रिलायंस क्या नहीं कर सकता, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि हमें नेचुरल पर्सन चाहिए। चलो सर अब आता है, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं एग्जांपल्स का। सर प्रियंका चोपड़ा, ठीक है सर, सिटीजन वाला क्राइटेरिया, यस सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है सर। वो नेचुरल पर्सन है, यस सर। वो स्टे इन इंडिया, मान लो सर प्रियंका चोपड़ा बाहर चले गई अमेरिका, और वो वहीं रहती है, अमेरिका ही में रहती है, ठीक है। देखो प्रियंका चोपड़ा इज इंडियन सिटीजन, परफेक्ट। प्रियंका चोपड़ा इज इंडियन सिटीजन, so she is natural person, yes, not artificial person, because बड़ी artificial person is only a company जो बॉडी कॉर्पोरेट। अब दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई सर, तीसरे कंडीशन में अब आते हैं सर। थर्ड कंडीशन क्या था, वो रेसिडेंट इन इंडिया हो और अदरवाइज। सर ये अदरवाइज पता है क्या है,
ये अदरवाइज आपको है सर, बताता हूं। ये आया था अमेंडमेंट, मतलब सर अदरवाइज मतलब हो गया NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियन। मतलब वो बंदा इंडियन सिटीजन बाहर जाके रहता भी होगा ना, बट वो इंडियन सिटीजन है, NRI है, तो भी वो OPC इनकॉर्पोरेट कर सकता था। अभी से पहले निर्मला सीतारमण जी ने ये पॉइंट नहीं ऐड किया था, तो मतलब अभी से पहले सिर्फ जो रेसिडेंट इन इंडिया था ना सर, वही एक OPC इनकॉर्पोरेट कर सकता था। सर रेसिडेंट इंडिया के कौन होता है? जो प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर रहता था एज पर इनकम टैक्स। अगर आप इनकम टैक्स पढ़ चुके होंगे तो आपको पता होगा रेसिडेंट कब होते हैं, जब प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर रहते हैं ना, तो हम रेसिडेंट कहलाते हैं। तो पहले क्या था ना, अमेंडमेंट से पहले ओनली ए नेचुरल पर्सन प्लस इंडियन सिटीजन प्लस रेसिडेंट इन इंडिया, तभी आप एक OPC इनकॉर्पोरेट कर सकते थे। तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुआ, बहुत सारा ड्राफ्टिंग ठीक किया गया, फिर बाद में लिखा गया और अदरवाइज। तो सर और अदरवाइज से क्या इंटरप्रिटेशन आया? और अदरवाइज ये इंटरप्रिटेशन आया कि कोई एनआरआई भी इनकॉर्पोरेट कर सकता है OPC, बट याद रखना सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मतलब नेचुरल पर्सन हो NRI, कोई कंपनी ना हो, प्लस वो इंडियन सिटीजन हो। ठीक है, NRI है कोई बात नहीं, बट वो सिटीजन इंडिया वाला होना चाहिए। तो प्रियंका चोपड़ा का एग्जाम्पल बहुत डिट्टो सही है। भले वो शादी के बाद बाहर चली गई, ठीक है, अमेरिका चली गई, बट वो NRI है। ठीक है, तो वो इंडियन सिटीजन है, नेचुरल पर्सन है, अब वो NRI है। तो अब अमेंडमेंट के बाद मान लो पहले NRI थी तो NRI वाला OPC नहीं बना सकता, क्योंकि वो NRI कब था? प्रीवियस ईयर में 180 थी नहीं, क्योंकि वो मोस्टली अमेरिका ही रहती थी। तो NRI बन गई। तो NRI पहले था नहीं, क्योंकि पहले यहाँ पे अदरवाइज नहीं लिखा था, पहले लिखा था सिर्फ रेसिडेंट इन इंडिया। अब 182 डेज रहेगी तभी तो रेसिडेंट रहेंगी वो। तो पहले वो मान लो इंडिया में 65 डेज ही रहती थी, तो रेसिडेंट हुई नहीं तो OPC बना नहीं सकती थी। अब लॉ में चेंज आया, अदरवाइज अदरवाइज चेंज आया। अब अदरवाइज आते क्या आ गया? अब वो NRI बन गई। भले वो 65 दिन इंडिया में है, NRI है, इंडियन सिटीजन है, प्लस नेचुरल पर्सन है, तो भी ये क्या कर सकती है? OPC स्टार्ट कर सकती है। तो सिंपल सा बताऊं, नेचुरल पर्सन कोई आदमी होना चाहिए, प्लस इंडियन सिटीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस वो NRI हो या रेसिडेंट इंडियन हो, कोई दिक्कत नहीं है, इनकॉर्पोरेट कर सकता है OPC। मतलब लॉजिकली NRI वाला भी एक OPC इनकॉर्पोरेट कर सकता है। ठीक है, तो वही इनकम टैक्स में रेसिडेंट का डेफिनेशन था 182 डेज और मोर इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इतना डीप में मत देना, टैक्स में अच्छे से समझ जाओगे, बस इतना समझना था रेसिडेंट है। अब क्या है, रेसिडेंट हो, NRI हो चलेगा, इंडियन सिटीजन हो प्लस नेचुरल पर्सन हो, तब वो OPC बना सकता है। परफेक्ट। तो याद रखना तीनों कंडीशन साथ में आपके एग्जाम में आएगा। वो नेचुरल पर्सन है, वो मान लो रेसिडेंट इन इंडिया है, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, वो मान लो कि वो नेचुरल पर्सन है, बट वो है ना, वो मान लो रॉबर्ट है, रॉबर्ट क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, रॉबर्ट नाम का आदमी है, अब वो जर्मन का सिटीजन है, क्या वो एक OPC इनकॉर्पोरेट कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है सर, कि वो इंडियन सिटीजन नहीं है, इंडियन का नागरिकता नहीं है उसके पास, इंडियन का आधार कार्ड नहीं है उसके पास। ठीक है, इसलिए मोदी जी आधार कार्ड बहुत बनवा रहे आपसे। चलिए आगे बढ़ते, एग्जाम्पल सब क्लियर होंगे। ठीक है सर, OPC, ठीक है सर, OPC में कितने होते हैं सर? एक शेयर होल्डर होते हैं। सो OPC में एक शेयर होल्डर होते हैं। अब बताओ सर एक चीज, सर OPC में पता है कि 1 पर्सन कंपनी, नाम में ही है कि 1 पर्सन, 1 पर्सन मतलब एक शेयर होल्डर, यही एक मेंबर होता है। अब एक बात हो सर, अगर इस मेंबर की डेथ हो जाए तो क्या होगा? बताओ, इस मेंबर की डेथ हो जाए तो ये क्या होगा सर? इसलिए है ना, OPC में क्या होता है, नॉमिनी अपॉइंट होता है। क्या होता है? OPC में नॉमिनी अपॉइंट होता है। सर नॉमिनी क्या होता है? नॉमिनी होता है कि इन द केस ऑफ मेंबर, जो मेन मेंबर है उसकी डेथ हो जाए तो उसके प्लेस में नॉमिनी मेंबर बन जाता है, क्योंकि वो OPC में 1 पर्सन है। अब 1 पर्सन भी चला गया तो भैया पर्सन रहा कौन? अब ये मेंबर अकेले ढूंढ भी नहीं पाएगा, क्योंकि मेंबर तो हो गया स्वाहा। अब यहां बच के जीरो, अब ये जीरो भी जीरो बंदा कहां ढूंढने जाएगा, क्योंकि है ही नहीं कोई, तो ढूंढेगा कौन? तो वही बोला गया कि मेंबर तुम्हें एक क्या करना पड़ेगा, एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो OPC में कहीं ना कहीं एक मेंबर तो रहता ही रहता है, एक नॉमिनी भी रहता है। नॉमिनी क्यों रहता है? अगर उस मेंबर की डेथ हो जाए तो वो पोजीशन नॉमिनी होल्ड कर ले। अब सर एक क्वेश्चन और आता है मेरे दिमाग में, देखो सारे, देखो बड़ा टॉपिक है, सब कुछ लिंक करवाऊंगा आराम से। अब सर प्रियंका चोपड़ा जी निक जोनस को
एज अ नॉमिनी अपॉइंट करना चाहती है। अब प्यारे प्यारे बच्चों आप आंसर दीजिए, क्या प्रियंका चोपड़ा जी निक जोनस को एज अ नॉमिनी अपॉइंट कर सकती है? सोच के आंसर देना, लिंक करवाऊंगा, ठीक है सर। आपका आंसर बड़े बड़े शब्दों में आएगा, यस, नहीं, हाँ, ना, बताइए। देखो सर मैंने क्या बोला, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, रेसिडेंट इन इंडिया अदरवाइज शैल बी एलिजिबल टू फॉर्म ओपीसी एंड आल्सो टू बिकम नॉमिनी। मतलब नॉमिनी जो मेंबर है ना उसके लिए भी ये 3 कंडीशन है, प्लस नॉमिनी के लिए भी ये 3 कंडीशन है। तो सर एक बात बताओ, निक जोनस कब से इंडियन सिटीजन हो गया? अब जब निक जोनस इंडियन सिटीजन हुआ ही नहीं तो भाई ये नॉमिनी बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि देखो ओपीसी में एक मेंबर होता है, एक नॉमिनी होता है, तो मेंबर को भी वो 3 कंडीशन चाहिए, नॉमिनी को भी वो 3 कंडीशन फॉलो करना है। तो प्रियंका चोपड़ा तो ठीक है, नेचुरल पर्सन है, इंडियन सिटीजन है, वेदर वो एनआरआई है, तीनों हो गया, फुलफिल हो गया, ओपीसी बना ली। अब प्रियंका चोपड़ा चाहती है निक जोनस को नॉमिनी बनाना। अब निक जोनस नेचुरल पर्सन है, बट क्या निक जोनस आपको इंडियन सिटीजन है? नहीं, तो यहां पे निक जोनस नॉमिनी अपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो सर तो मेरा आंसर आता है सर, प्रियंका चोपड़ा किसको नॉमिनी बना सकती है? तो सुनो पहले, आंसर आएगा नॉमिनी शुड ऑल्सो सेटिस्फाइड द ऑल 3 कंडीशंस, ठीक है। मतलब नेचुरल पर्सन एनपी प्लस, और क्या मैंने बोला, नेचुरल पर्सन वेदर रेसिडेंट हो, आरआई हो प्लस एनआरआई हो, और प्लस क्या हो जाए इंडियन सिटीजन। नॉमिनी को भी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो निक जोनस हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो सर कौन हो सकता है? तो सर परिणीति चोपड़ा। अब पता नहीं मेरे को है या नहीं इसकी सिस्टर। परिणीति चोपड़ा एज अ नॉमिनी अपॉइंट हो गया। अब परिणीति चोपड़ा हो गई प्रियंका चोपड़ा की बहन। मैंने कपिल शर्मा का शो देखा था, वहां सुनने में आया था, ठीक है। तो क्या परिणीति चोपड़ा नॉमिनी अपॉइंट हो सकती है? यस। क्यों? परिणीति चोपड़ा एक नेचुरल पर्सन है, परिणीति चोपड़ा इंडियन सिटीजन है, अब परिणीति, ठीक है, आरआई एनआरआई जो भी हो, तो ये दोनों चलेगा। तो तीनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाइड हो गई, यस, ये नॉमिनी भी हो सकती है, ठीक है। तो सर ये यहां तक आपका प्योर क्लियर हो चुका होगा, यहां तक कोई संकोच है, कोई दिक्कत है बताना मेरे को। देखो अभी तो हम लोग फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन में इजी हो जाएगा कम्युनिकेट करना, बट कोई बात नहीं, मैंने आपको बोल रहा है कि आपको कोई भी डाउट हो सर आराम से डाउट भेजना, इजी वे में डाउट भेजना, सारे डाउट सॉल्व होंगे, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा तुरंत सॉल्व करने का डाउट, ठीक है। अब सर यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आगे बढ़ते हैं सर। मैक्सिमम ओपीसी शी कैन होल्ड एज अ मेंबर। सर कितना ओपीसी बना सकती है वो? मैक्सिमम सर, मैक्सिमम एज अ 1 ओपीसी, मतलब एक मेंबर, मतलब प्रियंका चोपड़ा, ठीक है, ये चाहे तो एक ही ओपीसी क्रिएट कर सकती है, ये नहीं चाहे तो 2 3 4 नहीं कर सकती। मतलब एक मेंबर, या मैं ही एज अ साहिल मेहता मैं एक ओपीसी बना सकता हूं, ठीक है। तो ये याद रखना, कोई एक पर्सन एक से ज्यादा ओपीसी क्रिएट नहीं कर सकता है। परफेक्ट, एक पर्सन एक ही ओपीसी बना सकता है, एक ही ओपीसी चला सकता है, ठीक है। तो प्रियंका चोपड़ा ने क्या बनाया? एक ओपीसी बनाया, 1 ही ओपीसी बना सकती है। इससे अगर ये बोले कि मैं दूसरी ओपीसी मुंबई बना दूंगी, तीसरी ओपीसी कर्नाटक बना दूंगी, नहीं। तो एक टाइम प्रियंका चोपड़ा जी एक टाइम पे एक ही ओपीसी बना सकती हो। क्वेश्चन आता है, कैन प्रियंका चोपड़ा नॉमिनेट परिणीति चोपड़ा एज अ नॉमिनी? आपका आंसर क्या आएगा? निक जोनस तो नहीं हो सकता, बट ये हो सकती है। तो यहां पे चलेगा, क्योंकि यहां पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया जो हमने देखा था, क्योंकि नॉमिनी को भी तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करने पड़ेंगे, ठीक है।
अब बात आता है सर, ये आपने क्या किया, जैसे मान लो एग्जांपल लेके चलता हूँ, मैं अपने लेके चलता हूँ। मिस्टर साहिल ने, रिकॉर्डिंग ऑन है, देखना पड़ता है दोस्तों रिकॉर्डिंग बार बार कि वॉइस इशू ना आ जाए। चलो अब स्टार्ट करते हैं आगे। सर क्या मैंने क्या पढ़ाया सर देखो, एक बंदा एक टाइम में एक ओपीसी का मेंबर हो सकता है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं एज अ ओपीसी का मेंबर बनना चाहता हूं तो मैं एज अ एक टाइम पे एक ही ओपीसी चला सकता हूं। तो क्या बंदा और कुछ नहीं कर सकता? देखो सर मैंने क्या बोला, ओपीसी में हर ओपीसी में एक मेंबर होता है और एक नॉमिनी होता है, ठीक है। तो याद रखना एक बंदा सेम टाइम पे एक कंपनी का मेंबर और एक कंपनी का नॉमिनी बन सकता है। तो एक बंदा एक से ज्यादा कोई कंपनी का नॉमिनी नहीं बन सकता, एक कंपनी का ज्यादा मेंबर नहीं बन सकता। परफेक्ट, ठीक है। सर एक एग्जांपल लेके चलता हूं, बहुत तगड़ा एग्जांपल है, समझना आराम से, इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस है। सर मिस्टर साहिल, उन्होंने दिल्ली में अपना ओपीसी स्टार्ट किया, 1% कंपनी स्टार्ट किया। परफेक्ट, उसमें क्या थे, मेंबर थे, क्योंकि और मेंबर बन नहीं सकता क्योंकि वो ओपीसी है। अब मिस्टर साहिल ने अपना दिल्ली में ओपीसी स्टार्ट किया, ठीक है। अब साहिल के बिजनेस में ओपीसी में कोई नॉमिनी भी तो होगा, क्योंकि हमें पता है एक ओपीसी में एक मेंबर होता है, एक नॉमिनी होता है। तो सर साहिल के बिजनेस में नॉमिनी कौन था? मिस्टर श्याम। परफेक्ट, साहिल के बिजनेस में कौन था? मिस्टर श्याम एज अ नॉमिनी था और साहिल एज अ मेंबर था। परफेक्ट, ठीक है। अब उधर ही कहीं दूर है ना मिस्टर राकेश जी, मुंबई में काम करते थे, वो अपना भी ओपीसी चालू किए और वो एज ए मेंबर बन गया अपने ओपीसी में। परफेक्ट, अब उनका भी कंपनी में कोई नॉमिनी बनेगा, हाँ, तो उनके कंपनी में नॉमिनी बन गया मिस्टर साहिल। तो कहीं ना कहीं मिस्टर साहिल एक कंपनी में नॉमिनी है और एक कंपनी में क्या है, मेंबर है। क्या मिस्टर साहिल दूसरी कंपनी में मेंबर बन सकते? नहीं। क्या दूसरी कंपनी नॉमिनी बन सकते? कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि साहिल जी ने ऑलरेडी एक कंपनी मेंबर बन चुके हैं और एक कंपनी में नॉमिनी बन चुके हैं। तो कोई भी पर्सन एक कंपनी मेंबर एज एक कंपनी नॉमिनी बन सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता कहीं पे भी, ठीक है। अब सर आया इसमें ट्विस्ट, चला 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 मिस्टर राकेश जी की हो गई डेथ। सुनते जाना। अब हमें पता है डेथ होने पे ये नॉमिनी बन जाता है मेंबर, तो नाउ साहिल टर्न्स इनटू मेंबर। अब सर हो गया लॉ का ऊपर नीचे, तख्ता पलट गया लॉ का। क्यों, कैसे? सर साहिल तो यहां पे भी अपने ओपीसी में मेंबर था, मिस्टर राकेश जी डेथ हो गया, उनकी नॉमिनी साहिल था, साहिल यहां भी मेंबर बन गया। तो कहीं ना कहीं साहिल 1 यहां मान लो, 2 यहां मान लो, तो दो कंपनी में मेंबर बन गया, क्योंकि डेथ होते ही नॉमिनी मेंबर बन गया। नॉमिनी को हम अपॉइंट क्यों करते हैं? क्योंकि अगर ओपीसी में किसी मेन मेंबर की डेथ हो जाए तो भैया नॉमिनी तो चलाएगा कंपनी को। तो नॉमिनी मान लो राकेश जी की डेथ हो गई, तो यहाँ नॉमिनी जो था साहिल, वो बन गया मेंबर। अब देखा जाए तो साहिल यहां भी मेंबर, साहिल यहां भी मेंबर। अब साहिल दो कंपनी मेंबर और एक कंपनी एक ओपीसी ज्यादा मेंबरशिप बन ही नहीं सकते हो। अब क्या करे साहिल बेचारा? क्योंकि हमने पढ़ा है ना, एक आदमी एक कंपनी में एज ओपीसी मेंबर या एज ए नॉमिनी बन सकता है। अब भैया ये दो कंपनी में मेंबर बन गया मेन, अब क्या करे? तो सर यहां पे एक बात याद रखना, यू हैव, ठीक है, 180 days टाइम टू क्वाइट वन कंपनी एज अ मेंबर। सर आपके पास 180 दिन का टाइम है। सर एमसीक्यू के लिए हाईली इंपॉर्टेंट। देखो कहीं ना कहीं आप कॉन्ट्रीमेंट कर दिए ना, क्योंकि एज अ एक पर्सन मेरे को क्या बोला, एक कंपनी में नॉमिनी एक कंपनी में मेंबर बन सकता है, बट कहीं ना कहीं आप दोनों कंपनी में क्या बन गया, मेंबर बन गया। बाय डिफॉल्ट ही मेंबर तो बन गया। अब ये दो कंपनी मेंबर हो नहीं सकता एज अ मेंबर, दो कंपनी मेंबरशिप नहीं होल्ड कर सकता। तो आपके पास 180 दिन का टाइम है, अपना ड्यू डिलिजेंस लगा लेना, अपना एनालिसिस कर लेना कि आपको किस कंपनी को खत्म करना है और किस कंपनी में अपना एक कंपनी में क्विट करना है और एक कंपनी को कंटिन्यू करना है। तो 180 दिन में आपको अपने आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा भाई। तो यू हैव 180 डेज, ये नहीं कि तुरंत आप कॉन्ट्रीमेंट कर दिए, लॉ आप पे कोई पेनल्टी लगा देगा, नहीं। यू हैव 180 डेज, मतलब विद इन 180 डेज के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मैं राकेश जी की कंपनी को बंद करने वाला हूं, मैं अपनी कंपनी को ही चलूंगा एज अ मेंबर, ठीक है। तो राकेश जी कंपनी एज ओपीसी हो जाएगी बंद। परफेक्ट, चलो। तो सर तुरंत नहीं, 180 डेज का टाइम होगा, ठीक है। चलो अब सर बात आता है, सुनो, विराट कोहली, ये एज ए ओपीसी स्टार्ट किया इसने, ठीक है।
और इसमें ये मेंबर थे। अब विराट कोहली जी क्या करना चाह रहे हैं, अपनी डॉटर को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, ठीक है। उनकी डॉटर है 7 years ओल्ड एग्जाम्पल, ठीक है। अब वो नॉमिनी बनाना चाहते हैं, क्या वो उसकी इनकी डॉटर नॉमिनी बन सकती है, यस या नो, यस और नो, टेल मी पीपल, यस और नो। अब बेचारी विराट कोहली जी की छोटी वाली बच्ची, अब वो नॉमिनी बन गई है, अब वो नॉमिनी बनाना चाह रहे विराट कोहली, वो 7 साल की है, क्या वो नॉमिनी बन सकती है, हाँ या ना। तो सर आपका आंसर आएगा नो, बिकॉज माइनर कैनॉट बिकम नॉमिनी, ठीक है। तो माइनर क्या है, नॉमिनी नहीं बन सकता, मतलब वो मेजर होना चाहिए नॉमिनी बनने के लिए, ठीक है। चलो सर याद रखना, नॉमिनी एक ही ओपीसी में अपॉइंट होना है, अपॉइंट होगा। मतलब सर मान लो ये ओपीसी है, यहां नॉमिनी मिस्टर साहिल है नॉमिनी की बात कर रहा हूं मैं। मान लो एक और ओपीसी है, यहां भी नॉमिनी मिस्टर साहिल है, क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो क्यों, क्योंकि एज अ नॉमिनी भी आपको एक ही कंपनी में अपॉइंट होना है, ठीक है। तो चलो सर कुछ अच्छे से अब लिख लो, लॉ की लैंग्वेज लिखवाता हूं, इतना एग्जांपल आपको क्लियरली कट हो गया होगा, समझ आ गया होगा, ठीक है। तो नॉमिनी वाला लिखवाता हूं, आराम से लिखना, ठीक है। सुनो, कलर चेंज कर लेता हूँ ना, थोड़ा सही लगता है नॉमिनी के बारे में। अरे एमओए टू इंडिकेट नॉमिनी नेम इन ओपीसी। तो सर अब जब ओपीसी बनाने जाओगे ना, तो ओपीसी में क्लॉज आएगा नॉमिनी क्लॉज। तो नॉमिनी क्लॉज में आपको एमओए में इंडिकेट करना पड़ेगा आपका नॉमिनी क्या है, नॉमिनी का नाम क्या है, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा से ये क्लॉज होता है वो आपके ओपीसी वाले में, ठीक है। सर सेकेंड, he shall become member on death of मेन ओपीसी मेंबर। मतलब सर अगर मेन ओपीसी मेंबर की डेथ हो जाए तो भैया यही मेंबर बन जाएगा। अब सर मान लो इसका मैंने एग्जांपल पीछे लिया था, मिस्टर साहिल का ऑलरेडी एक ओपीसी है और ये मेंबर ही बन गया, तो सर दोनों कंपनी मेंबर बन गया, तो क्या करेगा, देन 180 दिन वाला, ठीक है। तो ये आप 180 दिन लिखवा दिया, आपको याद रहेगा, ठीक है। सर और क्या, ठीक है। मेंबर में एनी टाइम टू चेंज द नॉमिनी नेम। मतलब सर आज मैं राहुल को नॉमिनी बनाया हूं, कल मेरे को श्याम को नॉमिनी बनाना है, क्या मैं बना सकता हूं, यस। तो भैया अच्छे से रहोगे तो ठीक है, अदरवाइज भैया श्याम को सारा नॉमिनेशन चला जाएगा, श्याम बनेगा नॉमिनी आज से कंपनी का। ये तो सारा पढ़ाया हुआ है, मैं वही क्लियर कर रहा हूं। माइनर कैनॉट बिकम अ नॉमिनी, ठीक है। माइनर जो मैंने बोला विराट कोहली की डॉटर, वो नॉमिनी नहीं बन सकती है, चाहे वो विराट कोहली ओपीसी क्यों ना हो, ठीक है। एक और लिखवा देता हूं, one person can be a member nominee of not more than one OPC। मतलब सर ये ओपीसी 1 है, इसमें मान लो मिस्टर राहुल मेंबर है, ठीक है। एक ही पहला मेंबर मिस्टर राहुल, ऐसे मेंबर एक ओपीसी में एक ही मेंबर होता है, ठीक है। अब मान लो एक दूसरा ओपीसी है, ये चाहता है कि इसमें भी राहुल मेंबर बने, नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि राहुल ऑलरेडी किसी मेंबर है, तो वो दूसरे ओपीसी मेंबर नहीं बन सकते। बट ठीक है, ये चाहता है मिस्टर राहुल
नॉमिनी बने, तो हाँ बन सकता है, मतलब सिंगल जिंदा पर्सन, नेचुरल पर्सन एक कंपनी मेंबर और एक कंपनी में एज अ नॉमिनी बन सकता है। अब सर एक और ओपीसी आई, वो चाह रहा है, वो राहुल को क्या बनाना चाह रहा है, नॉमिनी। एक सेकंड, चलिए सर मैंने आपको बता दिया कि वन पर्सन कैन बी अ मेंबर एंड नॉमिनी ऑफ नॉट मोर देन वन ओपीसी, एक से ज्यादा ओपीसी में वो नहीं हो सकता, ठीक है। जैसा एग्जांपल में दिया कि ये ओपीसी राहुल को नॉमिनी करना चाहते तो ऑलरेडी राहुल एक नॉमिनी था, तो दोबारा नॉमिनी नहीं हो सकता है, ठीक है। ठीक है, अब एक पॉइंटर लिखना मिसलेनियस, क्या लिखोगे सर, मिसलेनियस करके लिखो, ठीक है, मिसलेनियस करके उसको, ठीक है। सो फर्स्ट, इट कैन नॉट, एक सेकेंड सर, सॉरी यार थोड़ा कॉल आ रहा था। चलो अब खत्म करते हैं चैप्टर को, ठीक है। सर देखो मिसलेनियस टॉपिक इज टू क्लॉज 62 ओपीसी का मिसलेनियस टॉपिक्स। सर इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी। अगर मैं प्यार से ये बात समझाऊं तो सिंपल बताना चाहूंगा कि जो आपने ओपीसी बनाई थी ना 1% कंपनी, वो कभी भी सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकती। सर सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, इसको देखेंगे, जस्ट हमारा अगला टॉपिक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या ओपीसी को कोई कन्वर्ट करके सेक्शन 8 कंपनी बना सकता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सर इट कैनॉट कैरी ऑन business of NBFC, that is known as non banking financial company। सर ये कौन होता है, सिंपल NBFC is just act like a bank, सेम वो बैंक जैसी होती है बट वो बैंक नहीं होती है। क्यों, क्योंकि बैंक वो होता है जिसके नाम के आगे बैंक लगता है एज पर आरबीआई एक्ट, ठीक है। जैसे HDFC बैंक, बंधन बैंक, ICICI बैंक। तो एनबीएफसी क्या होता है, ये एक्ट लाइक ए बैंक, मतलब ये डिपॉजिट लेगी और लेंड करेगी, तो ये बैंक टाइप है लेकिन वो बैंक होती नहीं है। तो सर ये कौन सा एग्जांपल, सर बजाज फाइनेंस। आप शेयर्स भी लेते होगे, एनबीएफसी के बहुत बड़े हाउसिंग लोन्स आते हैं, तो बजाज फाइनेंस इज वन ऑफ एग्जांपल ऑफ एनबीएफसी। तो कोई भी एनबीएफसी अपना कोई भी सेक्शन ओपीसी एनबीएफसी वाला काम नहीं कर सकता। एंड नॉट मतलब इट कैन नॉट इन्वेस्ट इन बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। तो मैं बोलूं सर इसका एग्जांपल क्या हुआ, सुनो, ये ओपीसी है और इसने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसमें क्या किया 30% इन्वेस्ट किया। तो क्या ये इन्वेस्ट कर सकती है, 30% का शेयर्स खरीद लिया फॉर 1 लाख रुपीज, क्या ये कर सकती है, बिल्कुल नहीं। तो दो चीज मना कर दिया भैया कि तुम तो सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकते, और दो चीज तो साफ मना कर दिया कि तुम एनबीएफसी वाला काम नहीं कर सकते और ना तुम किसी कंपनी में बॉडी कॉर्पोरेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सर क्या कर सकते हैं, सुनो, अब ये आया यहाँ पे अमेंडमेंट, तो मैं बोलूँ इस चैप्टर में 2 जगह अमेंडमेंट था। सर कहाँ कहाँ, तो एक जगह तो यहाँ अमेंडमेंट था, देखो बहुत इंपॉर्टेंट समझना चैप्टर को, बहुत कुछ पढ़ लिया हमने। सर एक यहाँ पे था, अदरवाइज मतलब एनआरआई भी इंक्लूड हो गया, अमेंडमेंट था, ठीक है। और एक अमेंडमेंट अब देखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। इट कैन, इट मतलब सेक्शन ओबीसी कन्वर्टेड itself into private company / public company, ठीक है, at its discretion, मतलब अपने मर्जी से। तो कोई भी ओपीसी अपने मर्जी से प्राइवेट पब्लिक में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, अपने मर्जी से। तो एट इज डिस्क्रिप्शन, पहले ये नहीं था, एट इज डिस्क्रिप्शन मतलब
अपने मर्जी से पहले नहीं हो सकती थी सेक्शन 8 ओपीसी कंपनी इसमें, ठीक है। बट अब whenever it wants, OPC may be converted into private or public company at its own discretion. तो ये याद रखना क्या क्या था मेन इंपॉर्टेंट मिसलेनियस में। इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी। हाँ, एग्जाम में आएगा क्या ओपीसी आपको सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, बोलना नहीं। क्या ओपीसी आपको प्राइवेट कंपनी में हो सकती है, यस। तो यस, इट कैन कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू अ प्राइवेट कंपनी, अ पब्लिक कंपनी एट इट्स ओन डिस्क्रिप्शन। परफेक्ट, चलो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा सब कुछ आराम से। 2 क्लॉज 62 अच्छा था, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं पूछूंगा फिर से, आप आंसर देना। क्या तीनों कंडीशंस क्यूमुलेटिव सेटिस्फाई होनी चाहिए, यस। क्या तो नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, वेदर एनआरआई और आरआई जो भी हो चलेगा, तीनों साथ होने चाहिए। क्या नॉमिनी को भी ये तीनों करना पड़ेगा, यस। नॉमिनी ऑल्सो मस्ट फुलफिल द कंडीशन ऑफ नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, वेदर आरआई और एनआरआई, ठीक है। क्या एक आदमी एक से ज्यादा ओपीसी मेंबर बन सकता है, नहीं। एक पर्सन एक टाइम पे एक ही ओपीसी बना सकता है, अलग ओपीसी में एज ए नॉमिनी हो सकता है। क्या 2 नॉमिनी हो सकता है, एक पर्सन 2 जगह नॉमिनी हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो सर एक जगह वो पर्सन मेंबर है, दूसरे का नॉमिनी है, और उस जगह उस मेंबर का डेथ हो जाए तो वो नॉमिनी मेंबर बन जाएगा। मतलब सिंपल कहने मतलब है एक पर्सन दोनों जगह मेंबर हो गया। अब क्या करेंगे, तो सर 180 दिन का टाइम आपके पास, उसी एक कंपनी को छोड़ दो भैया, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट बात हमने देख लिया, बहुत सारे सेक्शन देख लिए, 1 2 3 4 5 6 9 10। अब आते हैं सेक्शन 8। सर सुन के क्या लग रहा है यार, सेक्शन 8 तो बहुत बचपन से पढ़ता है, सेक्शन 8 सेक्शन 8। हाँ सर, सेक्शन नंबर 8, देखो नाम ही है सेक्शन नंबर 8। तो सेक्शन 8 क्या है सर, सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 में ही बोला सेक्शन 8 कंपनी। तो सेक्शन 8 आपको हमेशा याद आएगा, जिंदगी भर याद आएगा। सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है, सेक्शन 8 वाला तो कुछ स्पेसिफिक है, बताता हूं। सेक्शन 8 में क्या पढ़ना है सर, जो सेक्शन 8 कंपनीज होती है सर, कौन कौन कंपनीज होती है, मोस्टली एनजीओ, एनपीओ, ठीक है, नॉट फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स, ठीक है, जिनका उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। अभी एक प्लस देखेंगे, जिनका उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, ठीक है। सुनो, this company is defined in section number 8 of Companies Act 2013, ठीक है। इस टाइप की कंपनी कहां डिफाइन है, सेक्शन नंबर 8 कंपनी 2013। मेरे को अभी भी याद है, मई 18 का मैं लॉ का पेपर दे रहा था और यहां से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। अभी बताऊंगा क्वेश्चन क्या था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, लॉ को कभी मजाक में समझो, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एनजीओ एमपीओ क्या होते हैं, वो नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जब कंपनी इंकॉर्पोरेट करोगे वहां पे ऑप्शन आएगा सेक्शन 8 कंपनीज, तो यस सेक्शन 8 कंपनीज बनवा सकते हो। अभी देखेंगे एक ही चीज, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सुनो। सेक्शन 8 कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनकॉर्पोरेटेड फॉर प्रोमोटिंग कॉमर्स, एजुकेशन, चैरिटी, आर्ट एंड टीटीसी। मतलब इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, प्रमोट करना, प्रमोट करना, प्रमोट करना किसका, कोई कॉमर्स है, एजुकेशन सेक्टर है, चैरिटी है, बहुत सारे लोग लाइब्रेरी ओपन करते हैं बच्चों के पढ़ने के लिए। तो इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, प्रमोट करना। तो सेक्शन 8 कंपनीज मेन किस चीज पे काम करती है, फॉर नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनका मेन उद्देश्य होता है फॉर द प्रमोटिंग ऑफ द एजुकेशन सेक्टर, फॉर द प्रमोटिंग ऑफ चैरिटी, फॉर द प्रमोटिंग ऑफ आर्ट। अब मैं एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा स्टूडेंट्स, मेरे को आंसर देना। कैन सेक्शन, देखो इनका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जैसे हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है ना, इनका ऑब्जेक्ट यही है, प्रॉफिट नहीं कमाना, इनका ऑब्जेक्ट है प्रमोट करना।
लोग में पहुंचाना इस बात को कि हाँ हम एजुकेशन सेक्टर के लिए अच्छा कर रहे हैं, हम चैरिटी के लिए अच्छा कर रहे हैं, ये सब मोस्टली कौन करते हैं? नीता अंबानी, मुकेश अंबानी, बहुत सारे लोग प्रमोटिंग, बहुत जीता गया एग्जाम्पल हो गया आपका रतन टाटा जी, ठीक है। तो इनका मेन उद्देश्य क्या होता है? प्रमोट करना। तो क्या सेक्शन 8 कंपनीज कैन अर्न प्रॉफिट? बड़े बड़े क्वेश्चन में एग्जाम में आने का चांसेस है। क्या सेक्शन 8 कंपनीज प्रॉफिट कमा सकती है? यस या नो? आंसर आना चाहिए यस या नो, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, यस और नो। क्या सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट कमा सकती है? सर उसके पास इनकम ज्यादा आ गया, डोनेशन ज्यादा आ गया, एक्सपेंडिचर कम है, प्रॉफिट है, बताओ क्या सेक्शन 8 कंपनी के पास प्रॉफिट हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस या नो? सर आंसर आएगा नो, नहीं, यस। प्रॉफिट हो सकता है, यस, प्रॉफिट कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन याद रखना, अब देखो यही क्वेश्चन एग्जाम में आया था, सुनो, बट यू नीड टू यूज द मनी टू योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब अगर सेक्शन 8 कंपनी को 25 लाख का प्रॉफिट भी हो गया तो भैया इस प्रॉफिट को वो क्या करेगी? अपने ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेगी। ऑब्जेक्ट क्या था सर? प्रमोटिंग करना, कॉमर्स, एजुकेशन, चैरिटी, आर्ट। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए काम करना उसको। एंड डोंट डिक्लेयर डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। अगर सेक्शन 8 कंपनी में मान लो 170 मेंबर भी है, उसको 25 लाख का प्रॉफिट भी हुआ, तो भैया सेक्शन 8 कंपनी कोई प्रॉफिट को डिविडेंड के वे में मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था मेरे कि सेक्शन 8 कंपनी को प्रॉफिट हुआ, क्या उसको अपने मेंबर्स को डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा? कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा? लॉस के डिविडेंड का रेट क्या होगा? भैया पहला क्वेश्चन कि सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती ही नहीं है, भले ही प्रॉफिट क्यों ना आ जाए, क्योंकि उसको वो पैसा फिर से रीइन्वेस्ट करना पड़ता है फॉर द प्रमोटिंग ऑफ देयर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बात याद रखना, एग्जाम में मई 18 घुमाए तो दोबारा आने का चांसेस पूरा है। सो इट शैल अप्लाई इट्स प्रॉफिट इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट। वो अपना प्रॉफिट कहां लगाएगा? अपने ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने में। मतलब ये 25 लाख कहां लग जाएगा? अपने आर्ट कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए, लाइब्रेरी खोलने के लिए, 1-2 लाइब्रेरी के ब्रांचेस और खोल दी जाएंगे, जो एनजीओ और खोल दी जाएंगे, बट ये भैया प्रॉफिट बांटेंगे नहीं मेंबर्स, ठीक है। अब क्या सेक्शन 8 कंपनी खोलने के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से? ये देखते हैं। कोई भी सेक्शन 8 कंपनी को स्टार्ट करने से पहले ना हमें उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो सेक्शन 8 कंपनी आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो बोल रहे हो, बट बोलने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेना पड़ेगा, पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो कोई अब सेक्शन 8 कंपनी जब इनकॉर्पोरेट करने जाओगे ना, तो भैया पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस ले लेना, ठीक है। तो जस्ट नोट डाउन द पॉइंट। सीजी इशू लाइसेंस, कौन इशू करेगा? वो एमसीक्यू बन सकता है यहां से, कौन इशू करेगा लाइसेंस सेक्शन 8 कंपनी के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सीजी इशू लाइसेंस टू कैरी ऑन सच एक्टिविटी। मतलब मेरे को लाइब्रेरी का बिजनेस करना है, मेरे को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लाइब्रेरी खोलना है, मेरे को कल जाके हॉस्पिटल खोलना है, मेरे को कल जाके आपको एजुकेशन के लिए स्कूल खोलना है। तो देखो खोलना इज गुड थिंग, बट सबसे पहले क्या करो? सीजी से लाइसेंस ले लो कि आप ये करने वाले हो, ठीक है। सेकेंड, इट नीड नॉट एड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड इन इट्स नेम। मतलब सेक्शन 8 कंपनीज, आप कोई भी कंपनी इंकॉर्पोरेट करो, आपको आपके नाम के आगे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाना है। सर क्यों? क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड आपको प्राइवेट कंपनीज के लिए होता है, लिमिटेड पब्लिक कंपनी से होता है। भाई ये तो सेक्शन 8 कंपनीज है, तो सर इसको कुछ नहीं लगाना है। मान लो मैं कल जाके साहिल खोलना चाहूंगा, साहिल प्राइवेट लिमिटेड, साहिल लिमिटेड नहीं, मैं सिंपल क्या लगाऊंगा? सिंपल से बताता हूं, जैसा आप देखते हो गया, मैं लगाऊंगा साहिल फाउंडेशन, जैसे रिलायंस फाउंडेशन, ठीक है। तो अगर आपके नाम के आगे सर सेक्शन, आपके नाम के आगे रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड, तो भैया समझ लेना ये सेक्शन 8 कंपनी नहीं है, ठीक है।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या चाहिए, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, एक लाइसेंस इशू करेगा। सेकंड क्या है कि उस कंपनी को आपके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड नहीं लगाना है, क्योंकि उसका नाम ही है सेक्शन 8 कंपनी, तो उसको नाम के आगे आपको लगाना है फाउंडेशन या आपने जो भी इशू कर लो, बट प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड नहीं लगेगा। ठीक है सर, अब एक बात बताओ, इसने ये तो कर दिया, तो सर क्या लाइसेंस उसका टेकन बैक हो सकता है, मतलब रिवोक हो सकता है लाइसेंस? देखो लाइसेंस की बातें दोनों कर रहे हैं, एक मिलने की बात कर रहे हैं, एक रिवोक की बात कर रहे हैं लाइसेंस के लिए, क्योंकि लाइसेंस तो चाहिए। तो क्या लाइसेंस रिवोक हो सकता है? यस। तो सर कौन कर सकता है? भैया देगा सीजी तो लेगा भी सीजी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल रिवोक्ड लाइसेंस फॉर कंडक्टिंग अफेयर्स फ्रॉडेंटली। मतलब सर मान लो सेक्शन 8 कंपनीज ने 25 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया, ठीक है, और इसने अपने सारे मेंबर्स को डिविडेंड के वे में दे दिया। अब बताओ क्या सेक्शन 8 कंपनीज ने गलत किया, फ्रॉड किया? बिल्कुल फ्रॉड किया, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करती है भैया। तुम्हारा काम ही अपने ऑब्जेक्ट को प्रमोट करना, और तुम मेंबर्स को डिविडेंड देकर प्रॉफिट का पैसा खा रही नहीं, वो प्रॉफिट जो है ना वो फिर से लगा दो, री इन्वेस्ट कर दो फॉर प्रोमोटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। बट तुमने ऐसा किया नहीं, कहीं ना कहीं फ्रॉड किया। अब फ्रॉड किया तो भैया तुम्हारा लाइसेंस क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा, मतलब टेकन बैक। तो तुमने सेक्शन 8 कंपनी रिगार्डिंग कुछ भी फ्रॉड किया ना, तुम्हारा लाइसेंस क्या हो जाएगा, टेकन बैक। और वायलेटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, तुमने अपने ऑब्जेक्ट का क्या किया, वायलेशन किया। ऑब्जेक्ट का वायलेशन बोले तो देखो, तुम्हारा ऑब्जेक्ट का वायलेशन अगर बताया हम इजी वे में, तुम्हारा ऑब्जेक्ट का था एजुकेशन, और तुमने क्या करना चालू कर दिया, फाइनेंस। तुमने पैसा लिया उसमें लगा दिया फाइनेंस में, तो कहीं ना कहीं तुमने ऑब्जेक्ट का क्या किया, वायलेंस किया। तुम्हारा ऑब्जेक्ट था चैरिटी, तुमने क्या किया, बच्चों से वृद्धाश्रम के लिए रहने के लिए पैसे लेने लगे। तो बताओ तुम्हारा काम ही है चैरिटी, तुम्हारा काम ही है एनजीओ खोलना, और तुम उसके लिए पैसे ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुमने सेक्शन 8 कंपनी के ऑब्जेक्ट का वायलेशन किया। तो तुमने जब अपने ऑब्जेक्ट का वायलेशन किया ना, यहां भी तुम्हारा सर्टिफिकेट क्या हो सकता है, रिवोक हो सकता है। और इसके आगे एक और लिख लो, यहीं पे कोशिश करता हूं, और कॉन्ट्रावेंस द सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। तुमने इस एक्ट में कॉन्ट्रावेन किया, किसी भी सेक्शन उल्लंघन करने का। मान लो अगर बोला जाए कि आपको जनरल मीटिंग का नोटिस 14 दिन पहले देना है, तो आपने 14 दिन पहले नहीं दिया, इस एक्ट का सर, इस एक्ट का कॉन्ट्रावेन किया, कोई भी सेक्शन इस एक्ट का मतलब क्या हुआ, कंपनीज एक्ट 2013। तो 3 केस में आपका रिवोक हो सकता है। रिवोक मतलब क्या हुआ, टेकन बैक ऑफ द लाइसेंस प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग टू conduct the business of a non-profit organization that's simply known as Reliance Foundation as for taken as example, okay? तो सीजी शैल रिवोक लाइसेंस फॉर कंडक्ट अफेयर्स फ्रॉडनेटली। तुम या गलत धंधा कर रहे हो भैया, तो सीजी तुम्हारा लाइसेंस फ्रॉडली टेकन बैक कर लेगा। सेकंड क्या है, तुमने क्या किया, ऑब्जेक्ट में लिखा तुम चैरिटी का काम कर रहे हो, तुम पैसा ले रहे हो उसके लिए, ये भी तुम्हारा लाइसेंस हो जाएगा, तुमने ऑब्जेक्ट के अपोजिट आके काम किया। थर्ड क्या किया, तुमने इस पूरे कंपनीज एक्ट में सेक्शन 8 कंपनीज ने क्या किया, कॉन्ट्रावेन किया अपने सेक्शन का, तो भैया तुम्हारा लाइसेंस हो जाएगा रिवोक। ठीक है, चलो अब ये बताओ रिवोकेशन होने पे क्या सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं। तो सुनो, ऑन रिवोकेशन सीजी में डायरेक्ट टू, अब सुनो, देखो 3 सर्कमस्टांसेस बनेंगे। convert the section 8 company to any other form। मतलब तुमने फ्रॉड किया, तुमने मेंबर्स को डिविडेंड दिया, तो कहीं ना कहीं सेक्शन 8 कंपनी ने गलत किया, क्योंकि मेंबर्स को डिविडेंड नहीं दे सकते, प्रॉफिट भले कमा सकते बट उनको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा में अपने प्रमोट को अचीव करने में।
बट तुमने मेंबर्स डिविडेंड दिया, तो भैया सीजी बोलेगा देखो लाइसेंस तो ले ही लिया, एक काम करते तुमको डिविडेंड देने का इतना ही शौक है ना, तो तुम सेक्शन 8 कंपनी, आज से तुम क्या हो गई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तुम हो गए आज से पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो दो डिविडेंड जितना देना है फिर तो भाई, तो कन्वर्ट कर देगा सेक्शन 8 कंपनीज को टू एनी अदर फॉर्म दैट इज नोन एज प्राइवेट पब्लिक, जैसा चाहे वैसा कन्वर्ट कर देगा। नहीं सुधरोगे तो यही होगा। सेकंड क्या बोलेगा सीजी, बोलेगा वाइंडिंग अप करो, खत्म करो कंपनी को। कंपनी तुम भैया फ्रॉड कर रहे हो, तुम कंट्रावेंशन कर रहे हो, एनी सेक्शन ऑफ दिस एक्ट का उल्लंघन कर रहे हो, तुम वायलेटिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं तुम बहुत बड़ा कांड कर रहे हो, तो तुम्हें रहना का कोई अधिकार नहीं है हमारे रजिस्टर में। हम तुम्हें क्या कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं, तुम्हारे एसेट्स को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और लाइबिलिटीज को फुलफिल कर रहे हैं। तो जो एसेट को सेल करके पैसा या लाइबिलिटीज को दिए, खत्म किए भैया, सेक्शन 8 कंपनी हो गया खत्म। तो ये सब सर्कमस्टांसेस है रिवोकेशन होने पे। एक तो बोलेगा कि आप ये सब काम कर रहे हो तो आपको हम चेंज करके नॉर्मल कंपनी बना देते हैं, करो बैठ के जो काम करना है। सेकंड बोलेगा भैया रहने लायक नहीं, आपको वाइंडिंग अप करके खत्म करेंगे। थर्ड क्या बोल सकता है, अमालगमेट विथ कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट। मान लो रिलायंस ने क्या किया, अपने मेंबर्स को डिविडेंड दिया, अब उसके मेंबर्स ने डिविडेंड दिया, रिलायंस को अपने मेंबर्स को डिविडेंड दिया, रिलायंस फाउंडेशन था, वो सेक्शन 8 कंपनी थी, कहीं ना कहीं उसने अपना सेक्शन का उल्लंघन किया, वायलेशन किया ऑब्जेक्ट का। तो भैया बोलेगा सीजी एक काम बोलो, रिलायंस फाउंडेशन देखो हम तुम्हें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, मतलब हम तुम्हें इसमें नहीं बनाएंगे, तुम्हें हम प्राइवेट पब्लिक नहीं बनाएंगे, एनी अदर फॉर्म नहीं बनाएंगे, तुम्हें क्या बोलेंगे, बोले रिलायंस फाउंडेशन, तुम हो जाओ एमलगमेंट किसके साथ, टाटा फाउंडेशन के साथ। एग्जांपल है, ठीक है। टाटा फाउंडेशन आज से क्या हो गई, इसके अंदर एमलगमेंट हो गई, सारे एसेट्स यहाँ पे आ गए, अब टाटा फाउंडेशन ही क्या हो गई, रिलायंस फाउंडेशन यहाँ पे आ गई, रिलायंस फाउंडेशन हट गया, टाटा फाउंडेशन के अंदर ही क्या हो गया, रिलायंस फाउंडेशन हो गया। तो देखो तीन सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं ऑन रिवोकेशन सीजी में डायरेक्ट टू कंपनीज। पहला बोलेगा कन्वर्ट कर देगा प्राइवेट टू पब्लिक या एनी अदर फॉर्म में। सेकंड बोलेगा भैया तुमने बहुत सारा उल्लंघन किया, तुम्हें वाइंडिंग को खत्म कर रहे हैं। तीसरा बोलेगा देखो तुम सेक्शन 18 लेना चाहते हो ना, ठीक है, तुम्हें बस हम क्या कर दिए, एमलगमेट करके टाटा या मान लो कोई भी अदर कंपनी साथ क्या किए, एमलगमेट कर दिए, करो तुम सेक्शन 80 रहोगे। हम देखो करना चाहे तो हम ये भी कर सकते थे, बट ये नहीं कर रहे, हम तुम्हें क्या कर रहे हैं, तुम्हारी पर्पस वाले जो चीज है ना उनके पास भेज रहे हैं, बट एमलगमेट हो जाओगे तुम ठीक है। चलो देखो सेक्शन 8 कंपनी टूल्स लॉ 62 कहीं ना कहीं लिंक करता है, तो मैं एक ही साथ को सेपरेट कर रहा हूं, क्लास थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। थर्ड क्या है सुनो, अब नया क्या सुनो, अल्टरेशन ऑफ एमओए and AOA of section 8 company can be done only with approval of CG। मतलब सीजी अगर तुम्हें सेक्शन 8 कंपनीज अपने एमओए एओ में तुमने जो रजिस्टर क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज कुछ भी डाला होगा ना, अगर तुमको उसमें क्या करना है, अल्टरेशन मतलब सर चेंजेस, मतलब उसने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में डाला था चैरिटी, अब उसको करना है एजुकेशन, तो क्या कर सकता है, यस कर सकता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज कर सकता है, एओए जो होता है इंटरनल रूल्स रेगुलेशन उसमें भी चेंज कर सकता है, बट याद रखना अप्रूवल ऑफ सीजी, भैया सीजी का अप्रूवल ले लेना ठीक है। मतलब आपको देखो दो जगह सीजी का अप्रूवल है, कहीं ना कहीं लाइसेंस लेना पड़ेगा तो सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर आपको कोई भी सेक्शन 8 कंपनी की एक्टिविटी करनी है तो। सेकंड क्या है, उस एक्टिविटी में कोई चेंज है, मतलब एमओए और एओए में कोई चेंज है तो कहीं ना कहीं आपको सीजी का परमिशन लेना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं सेकंड परमिशन यहां पे आ गया और फर्स्ट परमिशन आपको यहां पे लाइसेंस लेने समय आ गया, ठीक है। तो सीजी आपको आ ही रहा है, तो सेक्शन 8 कंपनीज कहीं ना कहीं आप पब्लिक इन्वॉल्व हो रहा है यहां पे, क्योंकि अब सेक्शन 8 कंपनीज पब्लिक के लिए काम करेगी, लाइब्रेरी बनाओगे पब्लिक आके पढ़ेगी, वृद्धाश्रम बनाओगे लोग आके रहेंगे, ठीक है, और चिल्ड्रन ऑफिस में मतलब और भी कुछ आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ कुछ भी क्रिएट करो, कहीं ना कहीं पब्लिक ही आएगा, तो पब्लिक आएगा तो पब्लिक के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही सोचेगा, हमारा गवर्नमेंट सोचेगा। तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एमओए में चेंज करोगे, एजुकेशन चैरिटी से एजुकेशन कर दोगे या मान लो ओल्ड एज होम से आपने एजुकेशन कर दिया तो कर सकते हो, पहले आंसर आएगा यस, बट याद रखना सीजी का अप्रूवल लेके, ठीक है, सीजी का अप्रूवल लेके कर सकते हो। चलो सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स याद कर लो।
सेक्शन 8 कंपनीज के लिए। सर क्या है सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स? सर 14 days नोटिस फॉर जनरल मीटिंग, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, 14 days नोटिस फॉर जनरल मीटिंग। अगर नॉर्मली सुनो, नॉर्मली कोई मीटिंग बैठाना होता है ना शेयर होल्डर्स का, तो उसमें 21 days पहले नोटिस आता है। मतलब अगर 29 अक्टूबर को अगर मीटिंग है तो 21 दिन पहले कम से कम 29 से 21 दिन पहले क्या होगा, तो कैलकुलेटर तो यूज करो, 8 तारीख, ठीक है, तो कम से कम 8 तारीख से पहले, मतलब 5 तारीख को ही क्या करो, नोटिस दे दो। कम से कम 21 दिन का गैप होना चाहिए। बट सेक्शन 8 कंपनी केस में बोला कि 14 दिन का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो 29 को नोटिस है, तो आप कम से कम 14 दिन पहले, मान लो 15 अक्टूबर क्या होगा आपका मिनिमम डेज, तो 15 अक्टूबर से पहले भी चलेगा, लेकिन 15 अक्टूबर के बाद नहीं चलेगा। तो सेक्शन 8 कंपनीज के लिए बोला गया कि 14 डेज नोटिस का टाइम रहेगा फॉर कंडक्टिंग जनरल मीटिंग। बट नॉर्मली सेक्शन 8 के अलावा हर कंपनी के लिए 21 डेज का टाइम होना चाहिए, ठीक है। 21 डेज नॉर्मली टाइम आना चाहिए। सर 21 डेज ज्यादा हो गया चलेगा, ठीक है, हमने पढ़ा सर इंट्रेंचमेंट, तुम स्ट्रिक्ट कर सकते हो लॉ, बट लॉ नहीं कर सकते। मतलब 14 को आप 24 कर सकते हो, बट 14 को आप 4 नहीं कर सकते, ठीक है। तो 14 दिन का टाइम है, चलेगा। ठीक है, चलो। नीड नॉट कंस्टिट्यूट नीड, ठीक है, तो नीड नॉट कंस्टिट्यूट नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी। मतलब ये जो सेक्शन 8 कंपनी ना, उसको एनआरसी नहीं बनाना पड़ता सर, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी सर, और स्टेक होल्डर रेम्यूनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी सर लिखना पड़ेगा, लिख लो, बट नॉट सो इंपॉर्टेंट, बस नाम याद रखना चाहिए। सर ये कहां पढ़ना है सर, ये फाइनल में यार, फाइनल में है, सेक्शन 177 178 वाले सीरीज में ही है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट इतना याद रख लो कि सेक्शन 8 कंपनी होती है ना, उसको है ना एनआरसी कंस्टिट्यूट नहीं करना पड़ता, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कंस्टिट्यूट नहीं करना पड़ता। ये क्या होता है, ये कमिटीज होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमिटीज होती है। एक होगा ऑडिट कमिटी, एक होता है नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी, एक होता है स्टेक होल्डर कमिटी, ठीक है। तो ये सब कमिटी क्या करती है, ये कमिटी क्या करती है, कैसे अपॉइंट करना है, कैसे रेम्यूनरेशन देना है, ये डिसाइड करती है हर कंपनी में, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। तो सेक्शन 8 कंपनीज को अपनी ये कमेटी नहीं बनानी पड़ती है। सर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी क्या होता है, अगर 1000 से ज्यादा कंपनी में डिपोजिटर शेयर होल्डर्स है, डिवेंचर होल्डर है, उसको स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनाना पड़ता है, जहां पे ना उन स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखा जाता है कि डिवेंचर्स के साथ बुरा ना हो जाए, कुछ घाटा ना हो जाए, शेयर होल्डर साथ घाटा ना हो जाए। तो सेक्शन 8 कंपनीज को ये सब नहीं करना पड़ता, ठीक है, ये कमिटीज बनाने का झंझट नहीं है। और रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल नॉट अप्लाई। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट करना है, क्या कितना अपॉइंट करना है, ये सब सेक्शन 8 कंपनीज में लगता है, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनीज इन पब्लिक नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक कंपनी और लिस्टेड कंपनीज को ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन लगता है। तो सेक्शन 8 कंपनीज को क्या क्या नहीं करना पड़ता है, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी नहीं बनाना है, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी नहीं बनाना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कितना रिक्वायरमेंट होगा, कैसे अप्लाई करना है, कितने डायरेक्टर होंगे, ये सब दिमाग नहीं लगाना है सेक्शन 8 कंपनीज को। एक चीज याद करना, ध्यान रखना, यहाँ पे नोटिस का टाइम लिमिट क्या है, 14 डेज। नॉर्मली हर जगह नोटिस का टाइम लिमिट क्या है, 21 डेज, ठीक है। तो सेक्शन 8 कंपनी केस में अगर किसी को नोटिस देना है तो जनरल मीटिंग से कम 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज हर कंपनी को 21 डेज है। फिर से रिवाइज करते हैं, क्या लाइसेंस लेना पड़ेगा, यस सीजी लाइसेंस देगा, ठीक है, सीजी लाइसेंस देगा फॉर कैरिंग आउट सच एक्टिविटी। क्या सेक्शन 8 कंपनी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लगाएगी, बिल्कुल नहीं, वो फाउंडेशन लगाएगी, मान लो कोई भी नाम लगाएगी, प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाएगी। रिवोक हो जाएगा लाइसेंस इफ वायलेशन ऑफ दिस एक्ट करते हो, इस कोई भी एक्ट का उल्लंघन करते हो, अपने ऑब्जेक्ट के खिलाफ जाए काम करते हो, या फ्रॉड काम करते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं ये आपका थोड़ा टिपिकल लगा होगा, आराम से देखना, आराम समझना, ये समझ आएगा, नहीं आएगा तो डाउट पूछ लेना, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।